आप सभी को नमस्कार। आज हम आपका चैप्टर नंबर जो आपकी बुक में 5th है बट हमारे अकॉर्डिंग आज चैप्टर नंबर 6 बैंक्स, बैंकिंग एंड टैक्सेस इसे स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 ज्योग्राफी का ही आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ज्योग्राफी हमारी इसके बाद कंप्लीट है और कल से जो है वो हम फिर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर में है बैंक्स, बैंकिंग एंड टैक्सेस। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करें जिससे पैसा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। कीप द मनी सेफ इन बैंक, ताकि हम अपने पैसे बैंक में सेव कर सकें, है ना। पैसे तो हम बचा लेते हैं, घर पे होता है कि चोरी होने का डर है, किस टाइम हम नहीं है, तो हमें उस केस में क्या करना है, अब बैंक में सेव कर सकें। इसी कारण हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने की, अलग अलग टैक्सेस के बारे में पढ़ने की। ये जो है एक ज़रूरी हिस्सा है रिसोर्सेज का, तो इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है वो हमारे पास व्हाट इज़ बैंक। एज पर रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग का मतलब होता है पैसों को एक्सेप्ट करना। कहता है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये एक्ट है इसका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ एमसीक्यूज में। बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, पैसे जमा करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर से लेने के लिए डिमांड करना, या पैसे बैंक से चेक ड्राफ्ट के द्वारा निकलवाना, ये बैंक है। वो एक्ट जिसके अंदर कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग पैसे जमा करवा सकते हैं सेविंग पर्पस से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, या फिर डिमांड कर सकते हैं अपने पैसे जमा करवाए हुए निकालने के लिए। ये दो तरह के होते हैं, स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड। इंडिया में जो बैंक है वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं, एक स्केड्यूल्ड और एक नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक जो है वो बैंक है जिसमें इंक्लूड रहती हैं सेकंड स्केड्यूल ऑफ द आरबीआई 1934। स्केड्यूल्ड बैंक कौन सा है? स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो इंक्लूड है आरबीआई 1934 एक्ट के अंडर, और दो कंडीशंस पूरी करता है। पहली है उसकी जमा पूंजी या फिर रिजर्व कम से कम 5 लाख रुपए बैंक के पास होना चाहिए। ये एश्योर करता है कि रिजर्व बैंक और इसके काम आर नॉट डिटरमाइंड टू इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, कि ये बैंक जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे डिपॉजिटर के। ये एक कॉरपोरेशन है और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ना कि पार्टनरशिप। कॉरपोरेशन यानी आपस में मिलकर चलाना, जैसे संस्था के स्कूल वगैरह होते हैं, बट पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप क्या होता है? व्हेन टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर फॉर प्रॉफिट मोटिव, यानी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के लिए जब व्यापार करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। और ना ही ये सिंगल ओनर फर्म है। बैंक में कोई एक अकेला मालिक नहीं होता। सिंगल ओनर जैसे आपके आसपास शॉप्स हैं, एक अकेला मालिक है ना, वही दुकान को संभालता है, तो सिंगल ओनर नहीं है बैंक। बैंक्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई आर नॉन स्केड्यूल्ड, और जो बैंक आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल्ड में इंक्लूड नहीं है उन्हें हम नॉन स्केड्यूल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स। बैंक जो है वो अपने काम के आधार पर, मालिकाना हक ओनरशिप के आधार पर, डोमिसाइल जगह के आधार पर अलग अलग एरिया में बांटे गए हैं। सबसे पहले हम वर्क एरिया के बेस पे बात करते हैं, तो पहला होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो हमारे स्केड्यूल्ड बैंक भी हैं और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक भी हैं, जो हर तरह की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को निभाते हैं, जैसे कि व्यापार करना। कमर्शियल बैंक जो है वो एक ग्रुप है नेशनलाइज्ड बैंक का।
जैसे एसबीआई एंड एसोसिएट्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, आरआरबी। तो ये सभी बैंक जो हैं वो स्केड्यूल्ड बैंक है, यानी एक बैंक की टीम होना। जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, वो मर्ज हो, वो इकट्ठे हैं, वो एक टीम है। इसी तरह से और भी बैंक इसमें मर्ज है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, या फॉरेन बैंक हैं जो विदेश में डील करते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो विलेज एरिया में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम रीजनल रूरल बैंक पर। रीजनल रूरल बैंक जो है वो रूरल विलेज एरिया की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो इन्हें क्रेडिट यानी उधार प्रोवाइड करते हैं, और भी फैसिलिटीज़ देते हैं छोटे बड़े किसानों को, या एग्रीकल्चर जो लेबर है उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आर्टिस्ट हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, या लोकल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब जो है आरआरबी ही इन्हें हैंडल करती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक है जिसे दो नाम से क्लासिफाई किया जाता है, रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये जो है ऑपरेशन के आधार पर यानी काम के आधार पर चल रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक की। जब खेती बाड़ी को उधार की ज़रूरत होती है फ्रॉम दोज ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उन व्यापारियों से, तब एग्रीकल्चर को चाहिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, या और खेती का सामान खरीदने के लिए। जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है यानी लॉन्ग टर्म लोन है, वो चाहिए ज़मीन खरीदने के लिए, ज़मीन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए मशीनरी खरीदने के लिए। तो इंडिया में रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद कहता है जो रूरल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है इज़ बाइफर्केटेड इनटू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी रूरल एरिया का स्ट्रक्चर दो हिस्सों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है वो 3 टायर स्ट्रक्चर है, 3 हिस्सों का स्ट्रक्चर है। पहला है स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसे हम STCBS भी कहते हैं। एट द एपेक्स स्टेट लेवल पर ये एपेक्स है। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लोकल लेवल, जिसे हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के नाम से जानते हैं। कितने हिस्सों में बांटा इन्हें? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितने हिस्सों में बांटा है? 3। कौन कौन से? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो स्टेट लेवल पर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो ग्राउंड लेवल विलेज लेवल पर हैं। जो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है इनका वो अलग अलग शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और मार्केट को क्रेडिट नीड यानी उधार की जो ज़रूरत है उसको पूरा करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये एपेक्स लेवल पर है। उसके अलावा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पर है। यानी लॉन्ग टर्म को 2 ही हिस्सों में बांटा गया है, स्टेट और हमारा प्राइमरी कोऑपरेटिव। स्टेट जो है वो एपेक्स लेवल पर है, प्राइमरी कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक दोनों लेवल पर है। ये इंस्टीट्यूशन जो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड को पूरा करते हैं, यानी लंबे समय के लिए जो उधार की ज़रूरतें हैं, लोन की ज़रूरतें हैं खेती में, उनको पूरा करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो अलग अलग बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स को, गांव में और जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं यानी टाउन्स में। अर्बन यानी शहरों में और टाउन्स में ये जो है क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, इसे हम सभी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, और ये हमारे देश का
सेंट्रल बैंक है। ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं या लोन लिए दिए जाते हैं देश में। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी पैसों का लेन देन। जितने भी जरूरी काम है सेंट्रल बैंक के, वो मैनेज किए जाते हैं इन्हीं के द्वारा। ये नोट जारी करते हैं। हमारे यहाँ ना दो लोग हैं जो नोट छापते हैं। पहला है आरबीआई, जो सभी तरह के नोट छापता है। आप किसी भी तरह का नोट उठा के देख लेना, ऊपर आरबीआई लिखा होगा और नीचे उसके गवर्नर के साइन भी होते हैं। उसके अलावा दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके जो 1 रुपए का नोट है या जितने भी सिक्के बनाए जाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बैंकर और डेट मैनेजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये बैंकर्स का बैंक है, यानी सभी बैंकों का हेड है। बैंकों का बैंक कहते हैं इसमें। इसके पास सेविंग में पड़ी होती हैं जो इंटरनेशनल करेंसी है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, यानी अगर किसी को कहीं से लोन नहीं मिल रहा तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है। बैंक जो है सभी के जो लोन होते हैं उनको क्लियर करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा सेटलमेंट और ट्रांसफ़र करता है, कंट्रोल करता है सभी क्रेडिट्स को, लोन्स को। इंडिया जो है वो का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है डेवलपमेंट वर्क करता है अपनी कंट्री में, देश के विकास को आगे बढ़ाता है। ये सरकार का भी बैंक है। सरकार ने कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कोई पैसे का लेन देन करना है या दूसरे देश से कोई पैसे की डीलिंग करनी है तो सरकार के बिहाफ पे आरबीआई करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे सबसे पहले आ जाती हैं 3 कैटेगरी हैं। पहली आती है पब्लिक सेक्टर बैंक। जितने भी सरकारी बैंक यानी जो बैंक कंट्रोल किए जाते हैं सरकार के द्वारा और नेशनलाइज्ड बैंक है, या फिर जो आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, ये इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। जैसे कि एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो है हमारे क्या हैं, गवर्नमेंट बैंक है और इन्हें ही हम पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा होता है, सरकार इसे नहीं चलाती। ऐसे बैंक्स को हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट किए जाते हैं कोऑपरेटिव लाइंस के साथ। कोऑपरेटिव बैंक किसके साथ ऑपरेट होते हैं? कोऑपरेटिव लाइंस के साथ। इंडिया में जितने भी कोऑपरेटिव क्रेडिट हैं यानी जो सहयोगी इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉ जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो लोग हैं रूरल एरियाज़ की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं। इसके बाद आ जाती है डोमिसाइल, जगह के आधार पर हम बात करते हैं। इसकी 2 कैटेगरी आती हैं। एक आती है डोमेस्टिक, जो अपने देश के बैंक हैं वो सभी डोमेस्टिक बैंक हैं। फॉरेन बैंक, इनका मेन हेड ऑफिस फॉरेन में है, बट हमारे देश में अगर उसकी कोई ब्रांच है तो उसे हम फॉरेन बैंक के नाम से जानते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इतना कुछ बताया, तो अब इसमें आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं कितना आपको भी समझ आया। क्लियर? वैसे मैंने आपको यहाँ पर टिक करके दे दिया। अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कहते हैं बैंक्स दैट आर इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल्ड ऑफ आरबीआई इंडिया एक्ट 1934 आर नोन एज। शुरू में हमने सबसे पहले पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको मार्क करा था कि ये इंपॉर्टेंट है, आरबीआई एक्ट 1934। तो ये जो है वो हमारे स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं। फिर कहते हैं डैश हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस जनरली फाइनेंसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। जो व्यापार को हैंडल करता है, पैसों के लेन देन को हैंडल करता है, उन्हें हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। जैसे इसके आपको देखने को मिल रहे हैं बीच में एमसीक्यू, तो चैप्टर में है। हम एक बार ज्योग्राफी जैसे अब हमारी कंप्लीट होने वाली है और इसके साथ साथ ही आपको जल्द ही एमसीक्यू सीरीज़ देखने को जो है वो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं डैश वर असाइन क्रिटिकल रोल
ऑफ डिलीवरिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट यानी गांव के लोगों को रूरल एरिया को जो है उधार प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे रीजनल रूरल बैंक। जो बैंक के मालिक या फिर कंट्रोल सरकार है, अभी हमने पढ़ा दो बैंक, पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी बैंक है उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जो इंडिविजुअल के हाथ में, किसी कोऑपरेटिव्स के हाथ में है उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जो फॉरेन में ओरिजिन है, जिनका मेन हेड ऑफिस फॉरेन में है, उसे हम कौन सा बैंक कहेंगे? फॉरेन बैंक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम चेक पर। चेक जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सामने वाले पर्सन को बैंक के थ्रू पैसे देने में हेल्प करता है। होप सो आप सभी ने देखा होगा चेक अपने आसपास, ऐसे कुछ स्लिप होती है, यहाँ पर बैंक का नाम लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है पे, जिसको आपने देने हैं उसका नाम आता है, फिर अमाउंट कि कितना पेमेंट आपने देना है, और यहाँ आपका अकाउंट नंबर मेंशन होता है, और यहाँ आपके साइन होते हैं, यहाँ पर डेट आती है। कुछ इस तरह का चेक आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उनके पास चेक है, तो आप उस चेक को देख सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, बैंक की जानकारी, उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड इंक्लूड होता है। उसके अलावा एक नंबर होता है, जैसे अभी मैंने आपको चेक बना के दिखाया ना, तो चेक के नीचे एक लास्ट में नंबर लिखा होता है, जो चेक का नंबर होता है कि ये कितने नंबर पर हमारा चल रहा है। हर चेक जो है उस बुक, उसका कोई सीक्वेंस चलता है। जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ वो काउंटिंग में, आगे काफ़ी बड़ा नंबर होता है, आगे के सारे नंबर डिजिट सेम रह रहे होते हैं, पीछे वो चेंज होते चले जाते हैं। ये जो नंबर है उन्हें हमेशा नोट कर लेना चाहिए, ताकि हम चेक का स्टेटस देख सकें कि हमारा चेक अभी पास हुआ या नहीं, हमारा चेक अभी, चेक से पैसे बैंक में जमा हो गए या नहीं, तो उस चेक नंबर से हम पता कर सकते हैं। सेकंड नंबर एक और होता है जिसे हम कहते हैं MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। यहाँ ये वर्ड पूरा नहीं है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है चेक के फंड्स को पता करने में कि चेक कहाँ है, और ये एफिशिएंटली आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है। तीसरा आपका अकाउंट नंबर, मैंने आपको बताया चेक में नीचे आपका अकाउंट नंबर मेंशन होता है। जो पहले तो क्या होता था, वो बॉक्स बना होता था, उसमें हमें अकाउंट नंबर लिखना होता था, बट RBI के द्वारा अब चेक पर जो नंबर है वो परमानेंटली प्रिंट करके ही दिए गए हैं। और चेक बुक, जैसे हमें अगर बैंक से चेक बुक लेनी है तो हम बैंक में जाएंगे, एक फॉर्म फिल करके चेक बुक को अप्लाई करेंगे, और हमारी चेक बुक साथ के साथ हमें नहीं मिलती, कुछ समय के बाद आती है चेक बुक पर नंबर, हमारा अकाउंट नंबर प्रिंट होने के बाद। ये RBI ने अपने जो रूल्स है उसमें कहा है। जो लास्ट नंबर है आपका करंट या फिर सेविंग, जो हेल्प करता है फास्ट प्रोसेसिंग करने में कि चेक आपने कहाँ पर देना है। इसके बाद आ जाता है MICR। अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। MICR जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग इंडस्ट्री को चेक की प्रोसेसिंग फास्ट करने में हेल्प करती है। MICR करेक्टर जो है वो स्पेशल टाइप फेस विद अ मैग्नेटिक इंक और टोनर के रूप में प्रिंट होता है। एक स्पेशल मशीन जो होती है वही इसे रीड कर सकती है, जैसे हम बार कोड होते हैं ना, कुछ उसी तरह के, विच कैन बी इजिली रीड बाय ह्यूमन्स टू, और ये जो है ह्यूमन्स के द्वारा भी पढ़े जा सकते हैं। जो करेक्टर हैं वो सबसे बॉटम में, चेक के सबसे नीचे प्रिंट होता है। जो MICR कोड है उसका, वो RBI के द्वारा क्लियरिंग प्रोसेस को जो है एक्सप्लेन करता है। हर बैंक का एक कोड होता है जिसे हम MICR कोड कहते हैं। MICR कोड जो है वो 9 डिजिट का होता है। उसे आगे डिवाइड किया जाता है सिटी, बैंक और ब्रांच कोड। जब आप MICR कभी चेक के नीचे पढ़ेंगे ना, तो वो एक कोड का मतलब होता है,
उसके पहले अक्षर सिटी को बता रहे होते हैं, फिर बैंक को बता रहे होते हैं, उसके अलावा बैंक कहाँ पर है उसको बता रहे होते हैं। सिटी कोड जैसे अभी हमने बताया कि MICR जो है वो 9 नंबर का है, तो पहले जो 3 डिजिट हैं वो हमें बताते हैं कि किस सिटी का है। अगले 3 जो हैं वो हमें बताते हैं पर्टिकुलरली बैंक कोड 3 डिजिट, योर बैंक इन दैट पर्टिकुलर सिटी। ठीक है, किस शहर में है, एक पर्टिकुलर आपका बैंक किस जगह पर है उसका कोड होता है। उसके अलावा ब्रांच का अगले 3 जो होते हैं वो हमारे ब्रांच के कोड होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है वो चेक किस बैंक का है और किस शहर का है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं IFSC कोड। IFSC क्या है? ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, जिसके 11 करेक्टर होते हैं, 11 अक्षर का होता है IFSC। जब ऑनलाइन हम किसी को बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हम किसी को नेफ्ट कर रहे होते हैं, RTGS कर रहे होते हैं, तो जिसके बैंक में हमें सेंड करने हैं उसका हम IFSC कोड जो है वो फिल करते हैं। ये बैंक की एक पहचान है कि ये कौन सी ब्रांच है उसको एक्सप्लेन करता है। FISC कोड जो है नेफ्ट और RTGS करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद फिर से हम आपकी नॉलेज चेक करते हैं जितना हमने पढ़ा। सबसे पहले कहता है डैश इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर अ पेमेंट फॉर ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। तो अभी हमने पढ़ा कि बैंक से पेमेंट के लिए हम किसको देख यूज़ करते हैं? चेक। ऐसा कोड जो हमें फंड एग्जिस्ट कर कहाँ पर है उसका पता करने के लिए बताएं तो वो MICR कोड है। कितने लेटर्स का था? कितने नंबर का था? 9 नंबर का। पहले 3 क्या बताते थे? सिटी के बारे में। फिर 3 क्या बता रहे थे हमें? जो बैंक किस एग्जैक्ट सिटी में है। और नेक्स्ट 3 नंबर हमें बताते हैं कौन सी ब्रांच का है। नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट नंबर, सॉरी द डैश इज एन 11 करेक्टर। अभी 11 करेक्टर का कोड भी हमने पढ़ा जो बैंक की पहचान बताता है, वो होता है हमारा IFSC कोड। क्या कोड है? IFSC। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टैक्सेस। टैक्सेस में सबसे पहला टैक्स है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो सरकार के द्वारा किसी इंडिविजुअल यानी हमारी जो इनकम होती है ना उसकी इनकम पर उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज लगाई जाती है, उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। और जो उस टेबल के अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज बोली है कि जितनी इनकम पर है, अगर हमारी इनकम उसके अंडर आती है तो हम टैक्स पे करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स या फिर जिसे हम कहते हैं हाउस टैक्स, ये क्या है? बिल्डिंग पर टैक्स होता है, लैंड पर, ज़मीन पर टैक्स होता है। जैसे आपका घर है तो आपका भी हाउस टैक्स लगता होगा, तो जिस मालिक के नाम है उसके नाम का वो टैक्स लगता है। ये जो टैक्स है वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है प्रॉपर्टी पर। उसके बाद आ जाता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये तब लगता है जब हम गुड्स दूसरे देश से मंगवाते हैं या दूसरे देश में बेचते हैं। इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के लिए। जो गवर्नमेंट है इनके रेट को, टैक्स के रेट को, परसेंटेज को बदलती चली जाती है ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये जो है गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, उस पर लगाया गया टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। इसके भी काफ़ी सारे रूल्स हैं, इसे भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग समय समय पर बदला जाता है। उसके बाद आता है सेल टैक्स। सेल टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है सेल या परचेज पर। और कहाँ? इंडियन मार्केट में। एज कस्टमर यू पे सेल टैक्स।
एज अ कस्टमर आप जब सेल टैक्स पे करते हो, वट एवर यू बाय फ्रॉम द मार्केट, जब भी तुम खरीदने जाओगे तो सेल पर टैक्स आपकी जेब से ही लिया जाता है। मैंने आपको बताया 2 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है, आपको पता है, सीधे सीधे, जैसे आप इनकम पर टैक्स दे रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स दे रहे हो, वो आपका इनकम टैक्स है। बट जो आपको टैक्स का नहीं पता, जैसे आप चॉकलेट भी खरीदने जा रहे हो तो एमआरपी के नीचे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल जीएसटी, यानी उसके अंडर ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड है। ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर लगाया जाता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, कंजम्पशन मीन्स इस्तेमाल करना, किनको, गुड्स और सर्विसेज को। एक्सेप्ट दोज, कुछ चीज़ों को छोड़ के जो ज़ीरो रेटेड है, जैसे कि फूड या फिर असेंशियल ड्रग्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स या नशीली पदार्थ नहीं, दवाइयाँ। अदरवाइज जो है एग्जाम्प्ट हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट, इसमें हर जगह अलग अलग तरह का टैक्स लगता है जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल सेल पर ऑलरेडी लगता चला जाता है, इसीलिए इसमें वैट को इग्नोर किया जाता है। और रॉ मटेरियल में या फाइनल गुड्स में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये वैट से एग्जाम्प्ट है। व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ पेइंग टैक्सेस? अब अगर हम टैक्स पे करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरह के टैक्स हमसे चार्ज करती है, और उस टैक्स का बर्डन जो है वो सभी इंडिविजुअल में, सभी व्यक्तियों में बंट जाता है, हर क्लास के, पूरी पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि बिजनेस, रीडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज या फिर और पॉपुलेशन जो अपनी है। टैक्स जो है वो रिड्यूस करता है टैक्स पेयर की इनकम को। अगर मेरी इनकम अच्छी है, मैं उस पर टैक्स पे कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से तो इनकम कम हो गई ना, इसलिए कहते हैं टैक्स रिड्यूस करता है टैक्स पे करने वाली की इनकम को। एज अ रिजल्ट जो टैक्स पे करने वाला है उसके पास पर्सनल यूज़ के लिए कम पैसे बचते हैं, या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कम बचते हैं। The more services the government provide, the more taxpayer have to pay for them. जितनी ज़्यादा सर्विसेज सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी उतने ही टैक्स पेयर जो है उन्हें टैक्स पे करेंगे। यानी जो टैक्स से पैसा आता है सरकार के पास वो सरकार की इनकम होती है, और सरकार उस पैसे को लोगों की भलाई के लिए लगाती है। जब भी कोई पब्लिक गुड्स या सर्विसेज की डिमांड आती है या नए टैक्स चाहिए होते हैं, उन्हें डिसाइड किया जाता है वेदर द एडिशनल बेनिफिट आर वर्थ द रिडक्शन इन इनकम। क्योंकि देखो बेनिफिट तो मिल रहा है ना, सभी लोगों को मिल रहा है, तो यानी टैक्स पे करने का बेनिफिट भी है। हम टैक्स पे करते ही क्यों हैं? टैक्स पे करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के लिए। टैक्स ही एक ऐसा सोर्स है जिससे कि सरकार को इनकम होती है, और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करती है पूरे देश को डेवलप करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, एजुकेशन के लिए। देयरफॉर दो वी डू नॉट गेट एनी डायरेक्ट बेनिफिट, इसका हमें फ़ायदा सीधा सीधा नहीं मिलता, स्टिल द मनी इज़ यूज फॉर अस, फिर भी वो पैसा हमारे लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक पर, बैंकिंग। अब जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं पैसे जमा करवाने के लिए, निकलवाने के लिए। तो बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट जो है वो बिज़नेस को चलाने के लिए किया जाता है। जितने भी व्यापारी हैं वो अपना करंट अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लेन देन होते हैं
और सेविंग में हम ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकते। ज़्यादा लेन देन कभी भी कितना भी पैसा निकालने के लिए हमें ऐसा अकाउंट चाहिए जो हमें छूट दे, जितने मर्जी पैसे रिसीव कर सके या पेमेंट कर सके। ऐसे अकाउंट को हम करंट अकाउंट कहते हैं। ये जो है वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बैंक अकाउंट है। इसमें हायर मिनिमम बैलेंस जो है चाहिए, यानी एक मिनिमम बैलेंस आपको क्रिएट करना होता है। मिनिमम हमारा 5,000 या फिर 10,000 का रहता है, जिसमें आपको बैलेंस रखना ही रखना है। आप इस 5,000 जो हैं वो सेव ही रहेंगे, आप उन्हें नहीं निकाल सकते। बट इनमें पैसे जमा करवाने के लिए और निकलवाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एज लॉन्ग एज द अकाउंट होल्डर हैज़ फंड्स इन द बैंक अकाउंट, तो इसी तरह से जितना लंबा समय हमारा करंट अकाउंट खुला रहेगा उतने टाइम तक हमारे फंड्स बैंक में बने रहेंगे और बैंक इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता किसी बिजनेसमैन को। इसके बाद द नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो है वो मोस्ट पॉपुलर डिपॉजिट अकाउंट है जो हर इंडिविजुअल का है। आप सबका होगा, पेरेंट्स का होगा। अभी आप जो माइनर हैं उनका पेरेंट्स के नेम पर होगा। ये जो है लोगों को पैसे बचाने के लिए, इनकरेज करने के लिए खोला जाता है। और जब हम इस अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो इसके बदले बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है, जो नॉमिनल होता है, साल का 2 और 3% के बीच। ये जो अकाउंट है ओपन किया जाता है किसी एक व्यक्ति के नाम या दो से ज़्यादा व्यक्ति के नाम एक अकाउंट भी खोला जाता है, जिसे हम जॉइंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। जो अकाउंट होल्डर है उसे अलाउ होता है कि वो अपने पैसे विड्रू कर सकता है अकाउंट से जब भी उसे ज़रूरत पड़े। ये अकाउंट जो है सिर्फ चेक की सर्विस नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है पैसे जमा करवाने के लिए और निकलवाने के लिए। मोस्टली बैंक का रूल होता है कि इसमें मिनिमम बैंक बैलेंस रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, बट अब हमारे पास ज़ीरो बैंक बैलेंस अकाउंट भी खुले हैं। नाउ बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। बैंक्स को यहाँ पर ओपन बेसिक सेविंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत है, जिसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए, यानी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। ये जो बेनिफिट है सेविंग ए बैंक अकाउंट खोलने का ओवर अ करंट अकाउंट इज़ दैट मनी इन अ सेविंग अकाउंट ऑन इंटरेस्ट। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद आता है रेकरिंग डिपॉजिट, RD। रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो RD के नाम से जाने जाते हैं। इसे लोगों के द्वारा पैसे रेगुलर सेव करने के पर्पज़ से खोला जाता है। इस पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है सेविंग अकाउंट से। और these are best is you wish to create a fund for a special purpose as college education or to buy a car or save for the future। ये जो है आपकी सेविंग को इम्प्रूव करता है। आप फ्यूचर में कोई कार खरीदना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए आपको पैसे जमा करने में हेल्प करता है। इसमें आपको सारा पैसा इकट्ठा नहीं जमा करवाना। RD में एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने, मान लो 100 रुपये से आपने शुरू किया तो 100 रुपये आपको हर महीने जमा करवाने हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। आपने RD अकाउंट ओपन किया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 के लिए, जितने साल के लिए आप खोलना चाहो। ये अमाउंट जो है वो रीपे किया जाएगा विद इंटरेस्ट जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म होगा। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो लार्ज अमाउंट में सेविंग नहीं कर सकते, बट थोड़े थोड़े पैसे हर महीने निकाल सकते हैं। इसमें बीच में पैसे निकालने अलाउड नहीं है। उसके लिए आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा मैच्योरिटी पीरियड से पहले। वो आपके बैंक पे डिपेंड है कि बैंक आपको इन बिटवीन उसको क्लोज करने दे सकता है या नहीं। तो अगर कोई ऐसा डिफ़ॉल्टर निकलता है बीच में तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट वापस यानी पेनल्टी देनी पड़ती है। RD अकाउंट जो है
वो नॉर्मली अलाउ किए जाते हैं मैच्योरिटी 6 महीने से 120 महीने तक, 120 मंथ यानी 10 साल। 6 महीने की भी आप कर सकते हैं, 10 साल की भी। ये जो अकाउंट है ओपन किए जा सकते हैं सिंगल बेस या फिर जॉइंट के नाम पर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसे हम एफडी के नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के लिए ओपन किया जाता है। जो ये टाइम पीरियड है फिक्स डिपॉजिट का, ये 7 दिन से लेकर 10 साल का तक का होता है। जो इसमें बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है, इसे फिक्स टाइम पीरियड से पहले नहीं निकाला जा सकता। उसे एक एफडी रिसिप्ट दी जाती है जब भी मैच्योरिटी टाइम कब होगा, उस पर सब लिखा होता है। इसमें इन बिटवीन विड्रॉल अलाउड नहीं है। जो डिपॉजिटर है वो एफडी अकाउंट से इसको क्लोज करने के लिए पूछ सकता है बैंक से अगर कोई इमरजेंसी है, बट उसके लिए भी उसकी कुछ पेनल्टी, कुछ जो फाइन है वो पे करना पड़ता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एफडी पर, वो हर अलग अलग बैंक का अलग ही रहता है। यूजली एफडी जो है वो लमसम अमाउंट पर इकट्ठी इंटरेस्ट पे करती है विद द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मोस्टली बैंक जो है इंटरेस्ट को हर महीने भी पे कर सकता है, और जो डिपॉजिट है उसे रीन्यू किया जा सकता है अगले साल के लिए या अगले टाइम पीरियड के लिए। आप जानते हैं कि दैट यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट, कि आप अकाउंट खोल सकते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो माइनर है जिसकी एज 10 साल की है वो अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको अलाउ है। और बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली किया उसको ऑपरेट कर सकता है। अ माइनर ऑफ एनी एज कैन ऑल्सो ओपन अ सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट और आरडी अकाउंट थ्रू हिज हर नेचुरल लीगली अपॉइंट गार्डियन, यानी अपने पेरेंट्स की देखरेख में माइनर भी अकाउंट खोल सकता है। पेरेंट्स हो गए या जो गार्डियन जिनके पास बच्चा रहता है। तो अब फिर से हम आपकी नॉलेज चेक करते हैं। विच टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन एंड ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली बाय माइनर एज ऑफ 10 ईयर। अभी बताया मैंने आपको कि जो है ये सेविंग अकाउंट, एफडी या फिर आरडी ओपन कर सकते हैं। व्हाट डज द फिक्स टर्म फॉर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स रेफर टू? एफडी 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए होती है। सेविंग अकाउंट जो है जिसमें नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसे हम कहते हैं ज़ीरो बैलेंस। ये आपको आंसर कहते हैं आगे दो नेक्स्ट क्वेश्चंस के। तो आप इनके आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिएगा। और अगर आपको किसी को इन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर कहते हैं विच शुड वन ओपन टू रन अ बिजनेस? व्यापार चलाने के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? करंट अकाउंट। डैश एनकरेज पीपल टू सेव मनी एंड डिपॉजिट देयर सेविंग। पैसे बचाने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट। अ डैश इज ओपन दोज हु वांट टू सेव रेगुलरली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लगातार पैसे जमा करें बट एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, उसे कहते हैं आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। The account that is opened for a particular fixed period of depositing a particular amount is known as। जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स अमाउंट किया जाए उसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एफडी पर वो अलग अलग का होता है। ए आएगा वेरीज अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अमाउंट, इस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा ये डिफर भी होता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर रहेगा। एमसीक्यूज मैंने जो है आपको साथ के साथ करवा दिए, बट ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको अभी नहीं करवाए। तो आप जब भी इस चैप्टर को सुन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलता तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, आपको आंसर 100% जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट, बैंकिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी, आपका नया टॉपिक। हमारी जो बैंक है वो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक्स ने प्रोवाइड कर दी हैं। तो सबसे पहले आता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, यानी
ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। ये इंस्टेंट ट्रांसफ़र करता है, आपने अभी पैसे डाले साथ के साथ दूसरे अकाउंट में डल जाएंगे। एज अ नेम सजेस्ट, फंड ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक टेक प्लेस ऑन रियल टाइम बेसिस। जैसे कि उसके नाम से पता चलता है, जिस समय आप कहो कि गूगल पे से हो जाते हैं, हाँ गूगल पे से हो जाते हैं, बट गूगल पे भी डेली की एक लिमिट होती है 20 से 25 हज़ार। बट अगर कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमें आरटीजीएस की हेल्प लेनी पड़ती है। देयरफॉर मनी कैन रीच द बेनिफिशियरी, ताकि सामने वाले तक पैसे साथ के साथ पहुंच जाए बिना कोई टाइम लगाए, और हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली सेटल किया जाता है इसे। कंप्लीट डिटेल, इसके अंदर जब हम आरटीजीएस करते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट कौन सा है, सेविंग या करंट, उसके बैंक का नाम कौन सा है, शहर कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, इन सबको डालने के बाद ही हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें लार्ज वैल्यू ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। आरटीजीएस की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए की है। ये जो फैसिलिटी है बैंक्स की, वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि कंपनी को लार्ज अमाउंट बहुत जगह ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, या किसी इंडिविजुअल को अर्जेंट पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट जो है, जब हम पेमेंट करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, और बैंक के इंस्ट्रक्शन पर ही इसे पे किया जाता है। नेफ्ट जो है उसको अलग अलग पे नहीं किया जाता। जैसे आरटीजीएस में तो क्या है, मैंने आरटीजीएस करवाई, बैंक से साथ के साथ चले गए, वो इंडिपेंडेंटली हुई। बट नेफ्ट में कुछ जो ग्रुप है वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं। जैसे आरटीजीएस में पैसा साथ के साथ दूसरे अकाउंट में पहुंचता है, बल्कि नेफ्ट में क्या होता है, नेफ्ट में दूसरे अकाउंट में पैसे जाने के लिए 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। ये जो है हफ्ते में 12 बार सेटल किए जाते हैं। 6 सेटलमेंट साइकिल्स होती हैं सैटरडे को, और बेनिफिशियरी अकाउंट के विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर। कंप्लीट डिटेल इसमें भी देनी होती है, जैसे आरटीजीएस में देते हैं, रिसीवर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बैंक का नेम, शहर का नेम, ब्रांच का नेम शुड बी गिवन टू बैंक व्हेन रिक्वेस्टेड सच ट्रांसफ़र। और ये बैंक को ज़रूर देनी चाहिए जब भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट है, वैसे ही नेफ्ट में मिनिमम या फिर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसमें आप जितना चाहे पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, पर ये साथ के साथ नहीं पहुंचता। इसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए 2 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेट बैंकिंग। ये अलाउ करता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ को आप कहीं से भी कर सकते हैं बिना बैंक जाए। ऑनलाइन बैंकिंग जो है इंडिविजुअल को अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और अलग अलग जो ट्रांजैक्शन की रूटीन है उसको बताती है। जैसे पैसे ट्रांसफ़र करना, बैलेंस चेक करना, बिल पे करना, ये हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें बैंक से ऑनलाइन बैंकिंग के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऑनलाइन बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वेब बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। आपके पास नेक्स्ट आता है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग जो है उसका इस्तेमाल सेलुलर डिवाइस यानी मोबाइल से जब हम मॉनिटर करते हैं अपने अकाउंट के बैलेंस को, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या बिल पे करते हैं, जैसे कि आप गूगल पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करता है। Until recently, most of mobile banking facility are offered via SMS, were known as SMS banking. उसके अलावा बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो SMS के थ्रू भी पेमेंट करने को या बैलेंस चेक करना हो SMS के थ्रू भी कर सकते हैं। इसे हम SMS बैंकिंग कहेंगे।
तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ आरटीजीएस। अभी हमने करा आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इसने पूछा है नेफ्ट। नेफ्ट भी अभी हम करके हटे हैं। नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद व्हाट इज़ इंटरनेट बैंकिंग, ये आपको एक्सप्लेन किया अभी मैंने इंटरनेट बैंकिंग को। मोबाइल बैंकिंग अभी हमने लास्ट पढ़ा है। फिर उसके बाद कहता है डिटेल बनाओ, किस समय बैंक में आरटीजीएस फैसिलिटी होती है, वो भी आपको डिटेल में एक बार आप फिर से सुनना, आपको मिल जाएगा। मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस का गिवन था और यहाँ रजे मैक्सिमम आएगा। एक मिनिमम है और दूसरा मैक्सिमम है, यहाँ गलत दिया हुआ है। फिर कहता है मिनिमम अमाउंट नेफ्ट का कितना है और उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग का नाम क्या है और नेफ्ट और आरटीजीएस में डिफरेंस। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा, आपके जो मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। एक हम यहाँ मिनिमम आरटीजीएस को क्लियर कर देते हैं आपकी। ये मिनिमम अमाउंट है रजे 2 लाख रुपीज़, ये 2 लाख कम से कम आपको ट्रांसफ़र करने होंगे। ये आरटीजीएस की है मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम कोई क्लियर नहीं दिया। बट नेफ्ट में कोई मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता अपने पास, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है मिनिमम मैक्सिमम नेफ्ट का, तो उस टाइम हमारे पास कोई नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर आपको अब डाउट लगता है इसमें तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी तरह से करते करते आपकी आज ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और जल्दी हिस्ट्री कंप्लीट करके सिविक्स की ओर बढ़ेंगे। और फिर हम साथ के साथ एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे या किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसे ईजी से ईजी लैंग्वेज में करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसटी की तैयारी इसी तरीके से करवाई जाएगी। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।